उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जी हाँ बच्चों, आज की ये मोटिवेशनल शायरी आपके अंदर पढ़ने का आग भर देगी, पढ़ने का जुनून भर देगी। आपके अंदर, हमारे अंदर ये जुनून होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी जुनून के साथ आप सभी को CUET एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, और हम भी लगे पड़े हैं आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल MCQ वीडियोस बनाने में। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हमने चैप्टर सेकंड जो है आपका, जो सॉरी बच्चों, जो बुक सेकंड है, उस बुक सेकंड के MCQ बनाना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ बच्चों, इस MCQs में, इस बुक में आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल MCQs होने वाले हैं, तो काफी ज्यादा पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। स्वतंत्र भारत में राजनीति, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट है, आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। CUET 2022 एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड पूरी की पूरी वीडियो MCQ फॉर्म में है, तो पूरी वीडियो को काफी फुल वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। CUET से रिलेटेड हर तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। नीचे जाकर आप कमेंट बॉक्स में ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके की वीडियो आपको चाहिए, और नीचे जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि हमारे पास किस किस तरह की वीडियोस हैं। चलिए बच्चों, आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से यूजफुल क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पहला प्रश्न जो है वो है, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया। बच्चों देखो, भारत का संविधान जो है वो 1949 में स्वीकृत किया गया, क्योंकि 1949 जो 26 नवंबर था, 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है वो बनकर लगभग तैयार हो चुका था, पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। पर इसे लागू करने का काम 2 महीने बाद किया गया, 26 जनवरी 1950 को। अपने अगले प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो बच्चों, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो थे वो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आप मूर्ति भी देख सकते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से इनकी मूर्ति को जाना जाता है, जो इस समय भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश नाम का राज्य बनाया गया। आखिर किस भाषा के आधार पर इसे बनाया गया। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तेलुगु। तेलुगु भाषा के आधार पर ही इस राज्य ने 1953 में मद्रास प्रांत से अलग होने की मांग की थी। अगले प्रश्न में हम देखते हैं। अगले प्रश्न जो है हमारा वो है, भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन सी थी। अगर हम अंतिम देशी रियासत की बात करें तो बच्चों, ये काफी जाना पहचाना नाम है। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत में शामिल होने वाली, भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम रियासत थी। इसके जो राजा थे हरिचंद, जब जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का अटैक होता है तभी ये भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी होते हैं, तो ये काफी आखिर में शामिल हुए थे। अगले प्रश्न में ये कहा गया कि भारतीय संघ का 29वां राज्य कौन सा है। तो बच्चों, भारतीय संघ का 29वां राज्य जो है वो तेलंगाना है। इसे 2014 में मान्यता दी गई है कि ये भारतीय संघ का 29वां राज्य बने। अगले प्रश्न में कहा गया, अगले प्रश्न में यह है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बच्चों, इसके अध्यक्ष फजल अली थे, बिल्कुल सही है ये। इसने भाषा को राज्य के पुनर्गठन के आधार के रूप में अस्वीकृत किया। बच्चों, यहाँ स्वीकृत होना चाहिए था, ये अस्वीकृत है। इसका मतलब जो है आपका ऑप्शन बी जो है ये कथन सही नहीं है। इसकी संस्तुतियों को सरकार ने स्वीकार कर लिया था, बिल्कुल स्वीकार कर लिया था। इसमें अध्यक्ष के अलावा 2 अन्य सदस्य और थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर होगा। लौह पुरुष के नाम से रूप में कौन जाना जाता है। बच्चों, इसका राइट आंसर हमने आपको पहले ही पिछले ही क्वेश्चन में दे दिया है, तो ऑप्शन सी जो है उसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न में कहा गया कि देश के विभाजन के समय नोआखली नामक स्थान चर्चा में क्यों था। बच्चों, नोआखली नामक स्थान पर काफी ज्यादा दंगे हुए थे, इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। सांप्रदायिक दंगों के कारण इस इलाके को जाना जाता है।
किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था? आखिर कौन सी ब्रिटिश योजना थी? तो बच्चों ये ब्रिटिश योजना थी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत के विभाजन को रूप दिया गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि आजादी के समय अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू किस पद पर थे? बच्चों जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अंतरिम सरकार में गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में उपाध्यक्ष थे। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। आप सच सोच रहे होंगे सारे के सारे प्रधानमंत्री, पर प्रधानमंत्री जो थे वो भारत स्वतंत्र होने के बाद जो भारत की अपनी गवर्नमेंट बनी थी अपने चुनावों के आधार पर, उसमें प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें चुना गया था। पर अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री नहीं थे, वो गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में उपाध्यक्ष थे। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारत पर अंग्रेजों का शासन था, परंतु उस समय कुछ छोटे मोटे राज्य भी थे, उन पर किनका शासन था? तो बच्चों उन पर शासन जो था वो राजाओं का था, क्योंकि वो राजाओं के राज्य थे, देसी रियासतें थी, और उन पर शासन जो कर रहे थे वो राजा कर रहे थे। अगले प्रश्न में आ गया कि नेहरू जी ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो प्रसिद्ध भाषण दिया वे किस नाम से जाना जाता है? आजादी की घोषणा बिल्कुल गलत है। भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, हाँ ये सही है। ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट और ट्रस्ट विद डेस्टिनी इन्हें दोनों ही कहा जाता है। अगले प्रश्न में कहा गया कि संविधान में डैश के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूरत पूरा करना चाहिए था। राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए था। तो बच्चों ये थे मौलिक अधिकार। नहीं, मौलिक अधिकार तो पहले से ही, एकल नागरिकता, संघवाद, ये सब पहले से ही डिसाइडेड था। पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये निर्धारित तो कर दिए गए थे, पर इन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी राजनीति की थी। अगले प्रश्न में कहा गया कि भारत के विभाजन के कारण कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी? तो बच्चों कितने लोगों को लगभग यहाँ पर अपनी जान गंवानी पड़ी? तो इसमें जो आपका है ऑप्शन डी जो है, इनमें से कोई नहीं था। ये 5 से 10 लाख लोग, इतने लोग नहीं थे। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि आजाद भारत के समक्ष मुख्यतः 3 चुनौतियां कौन सी थी? 3 चुनौतियों की बात करें तो एकता बनाए रखना, ये भी एक चुनौती थी। लोकतंत्र कायम करना, ये भी एक चुनौती थी। और समूचे समाज का विकास करना, ये भी एक चुनौती थी। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है मुख्य चुनौतियों के रूप में जाने जाते हैं। कहा गया कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप से भारत क्या बन जाता? क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो एक मुस्लिम राष्ट्र बना, तो भारत क्या बनना चाहिए था? मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों लोगों की विचारधारा थी कि भारत को क्या बना दिया जाए, हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, पर ऐसा नहीं किया गया, जो कि काफी अच्छा फैसला था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। फैज अहमद फैज कौन थे? फैज अहमद फैज कौन थे? बच्चों फैज अहमद फैज जो थे वो एक कवि थे, ठीक है, और काफ़ी अच्छी अच्छी कविताएं वगैरह लिखते थे ये। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि 1947 में आज़ादी बंटवारे के साथ मिली, और ये वर्ष भारत पाकिस्तान के लिए क्या? प्रसन्नता और सौहार्द का वर्ष था, भूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था, दोनों देशों के लिए पूर्ण विकास का वर्ष था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। 1947 का वर्ष जो था, बंटवारे के साथ ही हमें आज़ादी मिली, तो ये काफ़ी ज़्यादा हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। दो राष्ट्र सिद्धांत की बात किसने पेश की थी? दो राष्ट्र सिद्धांत को ब्रिटिश सरकार ने पेश किया था, मुस्लिम लीग ने। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है, मुस्लिम लीग ने इसको पेश किया था। अगले प्रश्न में कहा गया कि सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता था? तो बच्चों ऑप्शन सी जो है वो उसका राइट आंसर है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है उन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। 1951 में भारत में कुल कितने प्रतिशत मुसलमान थे? 1951 में, तो बच्चों भारत में अगर मुसलमानों की संख्या की बात करें तो उस समय 12% थे, 12% जो थे वो मुसलमान थे भारत में। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया कि आज़ाद भारत के सामने कितनी देसी रियासतें थी? तो देसी रियासतें तो थी 565, तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा।
आजाद भारत के समय लगभग 565 देसी रियासतें भारत में मौजूद थी। हैदराबाद का विलय भारत में कब किया गया है बच्चों? हैदराबाद का विलय भारत में कब किया गया? तो ये था सितंबर 1948। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 1948 में जो हैदराबाद है उसे भारत में मिला लिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि निम्न में से कौन सी देसी रियासत आज़ादी से पहले ही भारत में शामिल हो गई थी? अगर आज़ादी से पहले की बात करें तो आज़ादी से पहले शामिल होने वाली एकमात्र देसी रियासत थी वो थी मणिपुर। मणिपुर के जो राजा थे बोधचंद्र, उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने की बात पहले ही कह दी थी। अगले प्रश्न में कहा गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो दिसंबर 1953 में बनाया गया, 1953 में इसे निर्मित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? बच्चों दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक राज्य पुनर्गठन आयोग होता है और एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम होता है। दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि एक ही तरह का प्रश्न है। जो पिछला प्रश्न था आपका वो था राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसकी स्थापना दिसंबर 1953 में की गई, और ये प्रश्न है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जिसको पास करने का काम 1956 में किया गया। तो ए जो है इसका राइट आंसर है 1956। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो बच्चों भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुकुमार सेन। अगले प्रश्न में कहा गया कि अमृता प्रीतम किस भाषा की प्रमुख कवित्री थी? अगर हम अमृता प्रीतम की बात करें तो ये पंजाबी भाषा की काफी ज्यादा प्रमुख कवित्री थी। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इस समय बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र देश है, पर उस समय वो भारत का ही हिस्सा था। अगले प्रश्न में कहा गया कि किन शहरों में सांप्रदायिक हिंसा अधिक हुई थी? लाहौर, अमृतसर, पंजाब, हाँ यहाँ पर भी हुई थी। पंजाब, बंगाल, कश्मीर, यहाँ पर भी लगभग। उत्तर प्रदेश, अमृतसर, सूरत, यहाँ उत्तर प्रदेश और सूरत है। लाहौर, कोलकाता और अमृतसर। बच्चों ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि लाहौर, कोलकाता और अमृतसर में काफी ज्यादा सांप्रदायिक हिंसाएं हुई। अगले प्रश्न में कहा गया कि किस के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे? और कि किस राज्य के संविधान नवाब थे वो संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भोपाल। भोपाल के जो नवाब थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं बनना चाहते थे। अगले प्रश्न में कहा गया कि महात्मा गांधी की हत्या कब की गई? महात्मा गांधी की हत्या कब की गई? तो बच्चों लगभग 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने शाम की सभा में महात्मा गांधी की क्या कर दी? हत्या कर दी। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि रजाकार कौन थे? तो बच्चों रजाकार जो थे वो नवाब के हैदराबाद के निजाम जो थे, हैदराबाद के जो निजाम थे उनके अर्धसैनिक बल थे। ये काफी ज्यादा क्रूर हुआ करते थे और महिलाओं के साथ बदसलूकी, रेप वगैरह घटना इनके लिए काफी आम बात थी। कहा गया कि विभाजन के कारण लगभग डैश लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा था। तो कितने लोग प्रभावित हुए थे विभाजन के कारण? विभाजन के कारण लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि सबसे पहले डैश के राजा ने अपने आप को आजाद रखने की घोषणा कर दी थी। तो सबसे पहले किस रियासत के राजा ने अपने आप को आजाद रखने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, त्रावणकोर। त्रावणकोर के जो राजा थे उन्होंने सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र रखने की पेशकश की। अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा हुए। सहमति पत्र को क्या कहा जाता था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है वो आपका है ऑप्शन सी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वादा कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था?
भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वादा तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हुआ था बच्चों। ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा, नागपुर अधिवेशन। अगले प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि महाराजा बोधचंद्र का संबंध निम्न में से किस रियासत से था। तो बच्चों जो महाराजा बोधचंद्र थे वो मणिपुर के थे। मैंने आपको पहले भी बताया मणिपुर के जो राजा थे बोधचंद्र, इन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने की सबसे पहली पेशकश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि भारत का पहला भाग जहां सार्वभौम व्यस्त मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर 1948 में चुनाव कराए गए थे। तो बच्चों सबसे पहले भारत के अंदर सार्वभौम व्यस्त मताधिकार कराने का जो प्रणाली है वो मणिपुर में स्थापित की गई थी। मणिपुर के लोगों को सबसे पहले यहाँ पर मतदान का अधिकार दे दिया गया था। अगले प्रश्न में कहा गया कि डैश प्रांत के तेलुगु भाषी इलाके को अलग करके एक नए राज्य आंध्र प्रदेश को बनाने की मांग की गई। किस प्रांत के? मद्रास प्रांत के बच्चों। तो ये राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मद्रास प्रांत के जो क्षेत्र था उसके भाषा तेलुगु भाषी इलाके को अलग करके एक अलग स्वतंत्र देश बनाने की बातचीत की गई। डैश के शासक को निजाम कहा जाता था। किसके शासक को? हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, हैदराबाद। अगले प्रश्न की तरफ आए तो अगले प्रश्न में कहा गया कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। कांग्रेस के अगर नागपुर अधिवेशन की बात करें तो ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर है 1920 में फैसला किया गया था कि भारत के राज्यों को पुनर्गठित किया जाएगा भाषा के आधार पर। इसे ही नागपुर अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आए बच्चों तो अगले प्रश्न में कहा गया कि किस गांधीवादी नेता की मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान हो गई थी। तो बच्चों भूख हड़ताल के दौरान जो थी वो थी आपकी ऑप्शन सी, पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु की जो मृत्यु है वो भूख हड़ताल के दौरान हो गई थी जब उन्होंने भूख हड़ताल की थी आंध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए। अगले प्रश्न में कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम कब बने। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है वो ऑप्शन बी 1987 में इन्हें निर्मित किया गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि मेघालय राज्य कब बना। मेघालय जो है कब एक राज्य बनता है। तो मेघालय जो है वो 1972 में एक राज्य बनता है, 1972 में। अगले प्रश्न में कहा गया कि महाराष्ट्र और गुजरात को कब बनाया गया। तो बच्चों महाराष्ट्र और गुजरात को ऑप्शन बी 1960 में ही बना दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। पंजाबी भाषी इलाके को कब पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया। तो अगर हम इसके पंजाब की बात करें तो इसे लगभग 1950 में ही पंजाबी राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य कब बने। तो बच्चों ये हाल फिलहाल में राज्य बने थे। ये था आपका ऑप्शन डी 2000, ठीक है, सन 2000 में इन तीनों स्टेट को राज्य बनाया गया। अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपने काफ़ी अच्छे से पूरी वीडियो को देखा होगा। एक बार फिर आपके लिए मैं कह दे रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके द्वारा दिया गया एक मोटिवेशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।